हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। चलिए, जितने भी दोस्त यार भाई बंधु सखा मित्र है, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना। और आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, जिसमें हम लोग आज ना कन्वेंशन और प्रोटोकॉल पढ़ने वाले हैं, है ना। कि इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं, कौन कौन सा प्रोटोकॉल हुआ है। ये यूनिट जो है उससे एक क्वेश्चन आपका 110% रहेगा, इस बात का श्योरिटी लीजिए। और हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से आज के कन्वेंशन को कंप्लीट करने वाले हैं ना। चलिए तो आइए जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर करिए, ठीक है। चलिए जल्दी से, फिर मैं भी क्या करता हूँ, सेशन को शेयर कर देता हूँ, है ना। चलिए जल्दी से आइए, चलिए जी, तो फटाफट से चले। हाँ जी, आइए आइए आइएगा, ठीक है जी। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है अभी क्लासेस की दे दी जाती है। इसके साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो इस नंबर पे आप क्या करें, व्हाट्सएप कर लें, है ना। तो आपको कोई दिक्कत का मतलब कोशिश करूंगा कि आपके इसी नेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। और हमारा ये ऐप है, नेट वाला भैया ऐप है, आप इसको डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे सारे पीडीएफ आपको नोट सेक्शन में ऑलरेडी मिल जाएंगे। चलिए, तो आज हम जो है यहां तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं जिसमें हम लोग करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बाद में ये एक्ट वाले में करेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये करने वाले हैं। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट करने वाले हैं। बहुत सारे एग्रीमेंट है इसमें, बेसिकली 6 दिया है, लेकिन पूछ बहुत सारे से लिया जाता है। तो हम एक एक करके आराम आराम से सारे जो है क्लास करने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर, आगे बढ़ते हैं। आइए जी, बस ये हम लोगों ने कल कवर किया था, है ना। ये कल कवर किया था। आज ये रहा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कि भैया राष्ट्रीय लेवल पर हमारे इंडिया में क्या क्या प्लान है क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्या क्या मिशन चल रहे हैं। उन आज सारे मिशन की बात करनी है, ठीक है। उन सारे मिशन की बात करनी है। आइए ध्यान दीजिएगा, जो आपका 8 मिशन है, ये इन 8 मिशन पे काम चल रहा है। इन 8 मिशन से कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है कि कौन सा मिशन जो है इनके अंदर है, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के अंदर कौन कौन सा मिशन है ना। तो हम लोग देखें, ज्यादा लेट ना करें, चलिए आइए। ठीक है, हाँ जी, चलिए आइएगा, आइए चलते हैं। चलिए, सबसे पहला है नेशनल सोलर मिशन, फिर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये 8 जो मिशन है ना, ये बहुत बड़े अच्छे अच्छे मिशन है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई कर लेते हैं ना। डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो मजा भी आता है। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। चलिए देखें क्या कह रहा है सर। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी को NAPCC कहा जाता है। क्या कह रहा है, भारत जलवायु परिवर्तन में प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में से एक रूप को संबोधित कर रहा है ना। तो बोल रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता जो है ना, नेशनल लेवल का जो आपका प्रायोरिटीज है इंडिया में, उसमें से एक जो है ये इसको भी प्राथमिकता दे रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, इंडिया लॉन्च, भारत ने लॉन्च किया NAPCC 2008 में विद 8 नेशनल मिशन, है ना। 8 राष्ट्रीय मिशन के तहत NPCC ने 2008 में इसकी शुरुआत की है। 8 मिशन जो है अंडर NPCC में क्या क्या है भैया, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज।
ऑल दीज मिशन, ये सारे जो मिशन हैं इंप्लीमेंट किए गए हैं किसके द्वारा, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड आर बीइंग कॉर्पोरेटेड बाय MOEFCC, है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन, एक एक मिशन की बात करी गई है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जो आपका है डिटेल दिया गया है। अब एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके लिए एक चीज लेके आ रहा हूं, आपके लिए लेके आ रहा हूं, है ना, बस इंतजार करेंगे। हाँ, इसमें ना एक निमोनिक्स था बड़ा सा, मेरे दिमाग से निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको याद दिला दूं, आपको याद करवा दूं। हाँ देखो, इसको याद करने का ना बेस्ट तरीका है, ठीक है, ये जो मिशन है इसको याद करने का, 8 मिशन को याद करने का एक बेस्ट तरीका है। क्या बेस्ट तरीका है, आइए देखते हैं कैसे कैसे याद होगा। इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है जी, कैसे कैसे याद होगा मैं आपको बताता हूं। आप लिख लीजिए सहवाग, सहवाग तो सबको जानते होंगे, सहवाग, सहवाग हाईकोर्ट, सहवाग क्या किया, हाईकोर्ट गया, है ना, सहवाग हाईकोर्ट गया। एस रिप्रेजेंट फॉर आपका सोलर एनर्जीज, एस रिप्रेजेंट फॉर सोलर, ई रिप्रेजेंट फॉर एनर्जी, है ना, एच रिप्रेजेंट फॉर हैबिटेट, है ना, डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वाटर को, ठीक है, ए रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चर, ठीक है, जी रिप्रेजेंट करता है ग्रीन, एच रिप्रेजेंट करता है हिमालयन दूसरा, और सी रिप्रेजेंट करता है आपका क्लाइमेट को। अब ये देखिएगा, ये सहवाग HC है ना, वो सारे आपके 8 मिशन में आ जाएगा। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सहवाग HC, S फॉर सोलर, E फॉर एनर्जी, H फॉर हैबिटेट, W फॉर वाटर, A फॉर एग्रीकल्चर, G फॉर ग्रीन, H फॉर हिमालयन और C फॉर क्लाइमेट। तो ये आपका रहा सहवाग HC, जो आपके 8 मिशन पूछे जाएंगे उसमें से ये है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े जी सर। अब सर कैसे कहेंगे, नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी, तो एनर्जी से आ गया, या इनहैंस्ड एनर्जी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। एच फॉर सर, एच किसको बोलेंगे सर बताइए, नेशनल मिशन फॉर क्या है, सस्टेनेबल हैबिटेट, तो हैबिटेट एच आ गया, ठीक है। फिर नेशनल वाटर मिशन, तो ये आ गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, तो ये आ गया, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन, तो ये आ गया, ठीक है। फिर आ गया आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये आ गया, और नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट आ गया। तो ये इससे आपका पूरा का पूरा जो है मिशन जो है याद हो जाएगा, निमोनिक्स है इसका, ठीक है, सहवाग HC। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलें जी सर, आगे बढ़ते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नेशनल सोलर मिशन, कह रहा है इंक्रीजिंग, इसका उद्देश्य नई सौर प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से कुल ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है। तो भैया टोटल बोल रहा है इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को इंक्रीज करना, टोटल एनर्जी जो है मिक्स में जिससे डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें सोलर एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोलर टेक्नोलॉजी का बढ़ाना, ये पर्पस है, ये क्या है पर्पस है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, जो टारगेट है और डिलीवरीज है ये देखिएगा, अचीव करना था 100 गीगावाट सोलर पर 2022, ये था। इनेबलिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिशन के कार्यान्वयन के लिए सक्षम नीति और ढांचा तैयार करना था, है ना, कुछ नीति और ढांचा तैयार करना था, वो भी हो गया। प्रमोट करना था 2000 मेगावाट ऑफ ग्रिड और लाइट 2000 मेगावाट ऑफ ग्रिड और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना, 2022 तक देना था ये 20 मिलियन, और लाइटों सहित 2000 मेगावाट ऑफ ग्रिड को, तो ये इस हो गया। क्रिएटिंग ए कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट और डेवलपिंग करना था सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, है ना, सोलर मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी डेवलप करना था, ये हो गया, ठीक है। सपोर्टिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट को ये करना था। 2015 से शुरू होने वाले 7 वर्षों में 100 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त किया जाना था, ठीक है, जिसमें 40 गीगावाट ग्रिड से जुड़ी छत परियोजनाएं और 60 गीगावाट बड़ी माध्यम से भूमि आधारित और सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल थी। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 100 गीगावाट सोलर पावर टू बी अचीव्ड इन 7 ईयर्स, है ना, 7 साल, 2014-15 से 7 साल में 100 गीगावाट पावर
गीगावाट का सोलर पावर अचीव करना हमारा टारगेट था, जिसमें से 40 गीगावाट किससे था, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप प्रोजेक्ट से, और 60 गीगावाट किससे था, लार्ज और मीडियम लैंड बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट पर। तो लैंड बेस्ड के लिए पूछा जाए 60, और अगर बात करें रूफटॉप के लिए तो 40 गीगावाट। क्लियर है, टोटल 100। अब आइए ये अलग अलग मिशन है, इसके आपको दिए ये देखिए, हैबिटेट पर, जर्नल मिशन, नेशनल एनहांस्ड एनर्जी, नेशनल वाटर मिशन, है ना। इसके कुछ अचीवमेंट्स है, ये आपके लिए हैं, आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा। जो मेन था मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो मेन था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए अब जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन में की अचीवमेंट क्या है, 2.970 मेगावाट जो है ग्रिड कनेक्टेड सोलर जनरेशन कैपेसिटी रहा है इंस्टॉल्ड, 364 मेगावाट, ठीक है। उसी तरीके से आपके बजट, ये बजट भी दिया है कि इतना बजट, इसमें इतना करोड़ बजट लगाया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपके पढ़ने के लिए, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर। कहां चलेंगे सर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या कहता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आइए देखें, सबसे पहला जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है या एफर्ट लगाया गया, अंतरराष्ट्रीय समझौता या प्रयास हुआ है, वो किस चीज पर हुआ है, आइए देखते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहला है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पर्पस सर पहले कब बना था, ये देखिए, आईयूसीएन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जिसको बोला जाता है, ये स्टैब्लिश्ड हुआ है आपका 5 अक्टूबर 1948 में फ्रेंच टाउन, है ना, फॉन्टेनब्लू शहर में हुई थी। कहां, फ्रांस के फॉन्टेनब्लू शहर में 5 अक्टूबर 1948 को आईयूसीएन की स्थापना हुई है। कहां सर, फॉन्टेनब्लू शहर में, किसके सर, फ्रांस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एम क्या था, पर्पस क्या था, हमारा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और संरक्षण को दिशा देने के लिए एक वैज्ञानिक ज्ञान और उपकरण प्रदान करना था, मतलब साइंटिफिक नॉलेज और गाइड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन को गाइड करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन देने के लिए इसका था। कह रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में आईयूसीएन का प्राइमरी फोकस था एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचर। तो पहले दशक में क्या काम था आईयूसीएन का, वो ये देखना कि प्राथमिक ध्यान प्रकृति पर मानवीय गतिविधियों, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसका प्रभाव का जांच करना था कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या क्या चीजें हो रही है ना, वो ध्यान था इसका। मच ऑफ आईयूसीएन सब्सिक्वेंट वर्क the 1960s and 1970 was devoted to the protection of species, है ना। तो क्या बोल रहा है, 1960 और 70 के दशक में आईयूसीएन के बाद के अधिकांश कार्य प्रजातियों और उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक आवासों के संरक्षण के लिए समर्पित था। तो ये इसका काम कंजर्वेशन ही था, क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन था, तो अधिकतर जो भी अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, जो प्रजातियां हैं, उनके एग्जिस्टेंस पे ही ये काम करता गया, उसके किस पे, एग्जिस्टेंस पे, ठीक है। चलो 1964 में आईयूसीएन ने संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन की लाल सूची की स्थापना की। लाल सूची में क्या होता था, लाल सूची में जो रेड लिस्ट में आ जाते थे कैटेगरीज, उसको संरक्षण किया जाता था कि भैया सबसे लास्ट रेड लिस्ट, मतलब अब वो प्रजाति समाप्त होने वाला है, कुछ ही प्रजाति बचे हुए, वैसा, ठीक है, जो तब से वैश्विक विलुप्ति की जोखिम की दुनिया के सबसे व्यापक डेटा स्रोत के रूप में विकसित हुई। तो देखो ये बात है ना, विलुप्ति मतलब खत्म हो जाना, है ना, खत्म हो जाना, तो उसके तौर पर जो थ्रेटेंड स्पीसीज, लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड, रेड लिस्ट मतलब थ्रेटेंड स्पीसीज जो खत्म होने वाला है, उसके तौर पर विकसित हुआ और उसको फिर बचाया जाने की बात करने लगा। आईयूसीएन उसी पे काम कर रहा था, ठीक है। चलिए अगर हम आईयूसीएन की बात करें तो फंडामेंटल क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन, है ना, क्या बोल रहा है, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्माण में मौलिक भूमिका निभाता है। कौन कौन सा सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन में इंपॉर्टेंट रोल है इसका, विरासत सम्मेलन में, है ना, जैसे कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, फिर है उसके, हाँ इन सब में इनका बहुत बड़ा रोल है, आईयूसीएन का रोल है। इन 1980 में बोल रहा है आईयूसीएन जो है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड published the world conservatism strategy which helped the define the concept of sustainable development। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1980 में आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व वन्य जीव कोष के तहत
विश्व संरक्षण रणनीति की प्रकाशित की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा को ध्यान दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत यहीं से हुई। चलिए, जो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो सब्सिक्वेंट वर्जन ऑफ स्ट्रेटजी क्या बोल रहा है, रणनीति के बाद एक संस्करण पृथ्वी का देखभाल, है ना, द केयरिंग ऑफ अर्थ वाज पब्लिश्ड बाय 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन द रन अप, है ना, टू द 1992 अर्थ समिट। तो 1992 में जो अर्थ समिट हुआ उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ध्यान देने की बात कही कि पृथ्वी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इट सर्व द बेसिस फॉर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, है ना, इन्होंने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के लिए क्या किया, बेस दिया, है ना, पॉलिसी, एंड गाइडेड द क्रिएशन ऑफ आरए रियो कन्वेंशन, इन्होंने गाइड भी किया कि रियो कन्वेंशन कैसे किया जाए, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, है ना, एंड डिजर्टिफिकेशन, इसकी इन्होंने अर्थ समिट में इसकी बात हुई। चलो अब देखो, रेड लिस्ट है, थ्रेटेंड लिस्ट है और लिस्ट कंसर्न है। क्या होता है सर, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड और लिस्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब जो बचा हुआ है, क्या बोल रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब जो बचा हुआ है ना। देखिए देखें, आइए क्या कह रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, है ना, ये। फिर है वाइल्ड, नो ओनली द सर्वाइव कैपेसिटी कल्टीवेशन और वेल आउटसाइड इन द नेचुरल रेंज। ठीक है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मतलब रहने का चांस कम है। ठीक है, ये। फिर है थ्रेटेंड लिस्ट, एग्जिस्ट मतलब है, थ्रेटेंड लिस्ट मतलब जो रेड लिस्ट में आ गया, थ्रेटेंड लिस्ट मतलब रेड लिस्ट में आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटिंक्ट मतलब होता है, सॉरी, एक्सटिंक्ट मतलब होता है जो खत्म हो चुका है, जो है ही नहीं, जो बचा ही नहीं, है ना। और थ्रेटेंड मतलब खत्म होने की कगार पर है, मतलब 25% 20% बचा हुआ है। और सर जो लिस्ट कंसर्न है मतलब अभी बचा हुआ है, उसमें है, तो ये खत्म, मतलब क्या बोल रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब कि नो रीजनेबल डाउट दैट इंडिविजुअल हैज डाइड, मतलब वो बोल रहा है कि भैया मर गया, वो पक्का पक्की मर गया है, कोई डाउट नहीं कि बचा हुआ है जिंदा। फिर है ओनली टू सर्वाइव कैपेटिविटी, मतलब किसी तरह से जिंदा है, और क्रिटिकल इंडेगार्ड मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। तो ये ऐसे जीवों को एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रखा गया। थ्रेटेंड कैटेगरी वो गया जो रेड में है, जैसे फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब बहुत ज्यादा हाई रिस्क फेस कर रहे हैं उसके लिए। वल्नरेबल मतलब ये भी लास्ट ही है, हाई रिस्क फेस कर रहे हैं। और नियर थ्रेटेंड मतलब होता है क्लोज टू क्वालिफाई और लाइकली टू क्वालिफाई थ्रेटेंड कैटेगरी, थ्रेटेंड कैटेगरी में क्वालिफाई है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 34 में पास है, चलो 33 लाया, क्लोज रह गया पास होने से, कहते हैं ना, वैसा ही वाला बात है। और ये लीस्ट कंसर्न ना, लीस्ट कंसर्न मतलब पॉपुलेशन इज स्टेबल इनफ, इट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटेंशन, मतलब ये बोल रहा है भैया हम अभी जिंदा हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमको मेरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बताएगा, बताओ, अगर कोई बताएगा तो बताओ, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है सर, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, है ना, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड नाम जगह का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, क्या है, WWF, है ना, इसका भी हेडक्वार्टर वही है। ठीक है, देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन अप्रैल 29, 1961, 1961 में आया है। ठीक है, अप्रैल 29 को। इज वर्किंग ऑन इश्यूज, किस इश्यू पे बात करता भैया, रिगार्डिंग द कंजर्वेशन रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। किस पे बात करता है सर, बात कर रहा है इश्यूज रिगार्डिंग कंजर्वेशन रिसर्च, है ना, या रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट को हम रिस्टोर कैसे कर पाए। ठीक है, इसका फॉर्मरली जो नेम था, पहले नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, WWF का नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, विच रिमेन्स इट्स ऑफिशियल नेम इन कनाडा। कनाडा में इसका ऑफिशियल नाम यही रहा, और यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में इसका नाम यही रहा। ठीक है, चलिए WWF जेंट पांडा लोगो ओरिएंटेड। अच्छा देखो इसका लोगो क्या है, इसका लोगो क्या है, पांडा। पांडा देखा आपने, एक जानवर में पांडा होता है, वैसे वो और जानवर पांडा, पांडा कुंफ पांडा, है ना। नेम्ड चीची, क्या नाम इसका रखा गया, चीची।
तो याद रखिएगा WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का पूछेगा कि सर इसका लोगो क्या है, इसका नाम है पांडा, इसका लोगो है पांडा। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा गूगल में पांडा तो आपको फिगर दिख जाएगा ना, इमेज दिख जाएगा, जिसको चीची नाम से रखा गया है। दैट हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बीजिंग जू टू लंदन जू 1958 में, है ना। तो बीजिंग जू से लंदन जू में ट्रांसफर किया गया 1958 में, 1958 में। एंड 3 years बिफोर WWF बिकम एस्टैब्लिश्ड, और इससे 3 साल पहले, मतलब जब WWF बना उससे 3 साल पहले ही पांडा को कहां से कहां ट्रांसफर किया, बीजिंग से लंदन के जू में। ठीक है, चलिए WWF का हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहां है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, आइए फिर क्या है सर, ये है वर्ल्ड वाइड लाइफ फॉर नेचर मिशन स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? प्रकृति का संरक्षण करना और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के लिए सबसे अधिक दबाव बनाने वाले खतरों को कम करना। बी है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। अब देखो ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है? ये रिपोर्ट की बात कर रहा है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। द फेमस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट स्टार्टेड इन 1998, है ना। कब वो स्टार्ट हुआ? 1998 में, और पब्लिश्ड हुआ WWF के द्वारा हर 2 साल, every 2 years, in which the health of the planet and the impact of human activities on nature are talked about। तो क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि प्रसिद्ध लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो 1998 में शुरू हुई थी, WWF द्वारा हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है ना। हर 2 साल में इसको सर पब्लिश किया जाता है, जिसमें ग्रह के स्वास्थ्य और प्रकृति की मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में बात की जाती है। तो भैया क्या चल रहा है प्लैनेट का, अच्छा मतलब सिचुएशन और जो गतिविधि है, ह्यूमन एक्टिविटी है, उसके बारे में इसमें लिखा जाता है। या लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, इट इज बेस्ड ऑन द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड द कैलकुलेशन ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और पारिस्थितिक पद चिन्हों की गणना पर आधारित है। ये इस पे आधारित है, उसी पे, है ना। क्लियर है? तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बाय 1961 में आया। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तीसरा है रामसर कन्वेंशन, है ना। रामसर कन्वेंशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN और रामसर कन्वेंशन जो है वो वन ऑफ द क्या कह सकते हो इसको, सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन में से एक है ना रामसर। तो रामसर कन्वेंशन जो है, यानी इसको कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं, इज द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, है ना। इंटर गवर्नमेंटल क्या है? ट्रीटी है दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, जो क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स और उसके रिसोर्सेस के लिए यह क्या करता है? कंजर्वेशन देता है ना, फ्रेमवर्क तैयार करता है। जो भी वेटलैंड्स हैं या उसके रिसोर्सेस हैं उसके लिए वो फ्रेमवर्क तैयार करता है उसके कंजर्वेशन के लिए, है ना जी। इसको कहते हैं द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसको ये भी कहा जाता है स्पेशली वाटरफॉल हैबिटेट, इसको वाटरफॉल कन्वेंशन के भी नाम से भी जानते हैं। तो इसका 3-4 नाम देख लिया आपने, क्या क्या? वाटरफॉल कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, और रामसर कन्वेंशन। ये 3-4 नाम आपने देख लिया इसका। ये इंपॉर्टेंट है, आप 100% लिखिएगा इसको, ठीक है। आ जाइए, क्या कह रहा है सर? रामसर ईरान का एक शहर है। रामसर इज अ टाउन ऑफ ईरान एंड दिस इंटरनेशनल ट्रीटी एम्स द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो ये क्या बोला? ये जो इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कि वेटलैंड्स का संरक्षण और सतत उपयोग करना है ना, टू स्टेम द प्रोग्रेसिव इंक्रोचमेंट ऑन लॉस ऑफ वेटलैंड्स नाउ इन द फ्यूचर। तो भैया कैसे वेटलैंड्स का लॉस होगा, मतलब लॉस हो रहा है उसको बचाना है और फ्यूचर में उसको सेव करना है उसके लिए, ठीक है। इट वॉज साइंड कब हुआ रामसर? फरवरी 2 1971 में। फरवरी 2 1971 में इसको साइंड किया गया इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। और जो ये फोर्स में आया, मतलब ये स्टार्ट हुआ 21 दिसंबर 1975 को, कोई दिक्कत नहीं। टू कमेमोरेट इट्स साइनिंग डेट फरवरी 2 इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 2 फरवरी आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा जाता है आपसे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब है? 2 फरवरी, क्लियरली याद रखिएगा। करंटली दे आर 25, तो 2 वेटलैंड्स अब बढ़ गया है, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिएगा क्योंकि 3-4 अभी आगे 4 और बढ़े हैं।
So international importance under the sites under the रामसर कन्वेंशन नॉन एज रामसर साइट है ना। अब देखो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर अगर हम बात करें, वर्तमान में रामसर कन्वेंशन 25 हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स है जिन्हें रामसर साइट्स के रूप में जाना जाता है। तो रामसर वेटलैंड जो है ना, जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिलता है दर्जा उसको रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कवरिंग अराउंड 257,106,36 हेक्टेयर्स किलोमीटर्स, ठीक है। द मैक्सिमम रामसर साइट्स आर लोकेटेड इन यूके, 175 रामसर साइट्स यूके में लोकेटेड हैं, फॉलोड बाय मैक्सिको, और उसके बाद मैक्सिको 142 में, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन इज 172, कितने पार्टी हैं? 172 देश है इसमें। द कबर्ग पेनिनसुला, देखिएगा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया वाज द वर्ल्ड फर्स्ट साइट डेजिग्नेटेड इन 1974। तो भैया ऑस्ट्रेलिया में पहला पूछा जाएगा कि वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट कौन सा था? कबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में 1974 में आया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 1974 में आया था। बोल्विया वो हैज द मोस्ट एरिया अंडर कन्वेंशन प्रोटेक्शन, है ना। बोल्विया क्या है? मोस्ट एरिया अंडर द कन्वेंशन प्रोटेक्शन विद 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो भैया बोल्विया जो है 1,48,000 किलोमीटर का कन्वेंशन प्रोटेक्शन है। कनाडा, शिकागो एंड रशियन फेडरेशन हैव ईच डेजिग्नेटेड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इनको 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में कनाडा, चार कागो रूसी संघ ने 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र नामित किया है, और बोल्विया जो है 1,48,000 किलोमीटर का अकेले, तो सबसे ज्यादा ये होगा, ठीक है। अब कुछ रामसर साइट्स हैं जो इंडिया में है ना, टोटल कितना 75 और 4 बड़ा 79 हो गया होगा। इंडिया रामसर साइट्स डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, ठीक है, हैव बीन सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ, देखा गया है। द नेशनल बोस्ट टोटल 79 लोग ना, 4 अभी ऐड हुआ है फरवरी में, इसी साल फरवरी में 4 रामसर साइट्स और ऐड हुए हैं। कलेक्टिवली कवरिंग एक्सपेंसिव ऑफ 13,26,677 हेक्टेयर्स, 13,26,677 हेक्टेयर को एक्सपेंड किया इन्होंने, ठीक है। दिस एक्सपेंशन कोइंसाइड विद द इंडिया 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। कह रहा मार्किंग क्रिटिकल स्टेप वेटलैंड कन्वर्जन, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ एक मेल खाता है, जो आर्द्र भूमि संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। इंडिया बिकेम अ साइनेटरी टू द रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में मेंबर कब बना? 1981 को। और अगर इंडिया साइन मतलब सैनिटरी कब हुआ? साइन कब किया? 1982, इंप्लीमेंट किया 1982 को, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए मैं ना इसका एक नोट्स भी बना दूंगा, बहुत सिंपल, इतना तो है इससे भी। चलिए 1 फरवरी 1982 को फॉलोइंग कन्वेंशन एस्टेब्लिश किया, रामसर ईरान 1977 में। ओवर द इयर्स न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड, बढ़ता चला गया। 82 से 2013 में 26 डेजिग्नेटेड थे, 5 और 2014 से 22 में 49 वेटलैंड अर्न हुआ रामसर स्टेटस में। 2022 में इंडिया ने 28 न्यू साइट्स, और अब अमंग द इंडियन स्टेट्स तमिलनाडु लीड्स 14 रामसर साइट्स, है ना। तमिलनाडु सबसे ज्यादा रामसर साइट्स इसके पास है, जो लीड कर रहा है, फॉलोड बाय क्लोजली बाय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास 10 रामसर साइट्स हैं। दिस सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन अंडरस्कोर द इंडियाज कमिटमेंट टू द प्रिजर्विंग वेटलैंड्स, है ना, वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए। ये देखो ये नंबर बता रहा है कि इंडिया कितना वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए ध्यान रखता है। एसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। कुछ नहीं, अब देखो ये 11 रामसर साइट्स पहले जो अभी आए थे, है ना, यहाँ वो इसके नाम दिए गए। तंपारा लेक उड़ीसा में, हीराकुंड रिजर्वायर उड़ीसा में, अनसुप क्या नाम है, अनसुपा झील उड़ीसा में, यशवंत सागर उड़ीसा में, ठीक है। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, है ना। सुचित्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, वुडवर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, कांजीनुकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, थाने क्रीक महाराष्ट्र में, हंगाम वैलेंटाइन कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में, सालबुग वैलेंटाइन संरक्षण रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में, और 2025 फरवरी में इंडिया ने ऐड किया है
4 नए रामसर साइट्स। कौन कौन सा सर? ये है सकरकोटई पक्षी अभ्यारण्य, सकरकोटई पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य सिक्किम में। खेचोपल्ली वेटलैंड कहाँ है भैया? सिक्किम में, सॉरी सिक्किम में खेचोपल्ली और थेथरगल में ये, ठीक है। तमिलनाडु में दे सकरकोटई और थेथरगल, तमिलनाडु में, सिक्किम में खेचोपल्ली और झारखंड में एक उधवा झील को सर क्या माना गया? रामसर साइट्स के अंदर रखा गया ना, रामसर साइट्स में उधवा झील, ठीक है, रखा गया। झारखंड में एक पहला रामसर साइट्स है उधवा झील। तो इस परिवर्तनों के भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 89 हो गई। कितनी? 89 हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए सर, नेक्स्ट है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्या है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करें, ठीक है, तो इसको हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो 5 से 16 जून 1972 के बीच में आया हुआ था। कॉन्फ्रेंस का मोटो था ओनली वन अर्थ। क्या मोटो था? एक ही अर्थ, केवल एक पृथ्वी। It was the UN फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस था इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज पे, है ना, एंड मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का पहला प्रमुख सम्मेलन था और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था, ठीक है। चलिए, द आइडिया ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहां से आया गया भैया? कहां से आया ये आइडिया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का? फर्स्ट प्रपोज्ड बाय स्वीडन। किसने प्रपोज किया? पहला स्वीडन के द्वारा प्रपोज किया गया, है ना, याद रखिएगा। फर्स्ट प्रपोज बाय स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्वीडन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो टर्म एज स्वीडिश इनिशिएटिव, है ना, स्वीडिश इनिशिएटिव। इसको स्वीडिश इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। 122 कंट्री जो है अभी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा, ठीक है। 122 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं? चलिए आज एक तो साइट्स, ये साइट्स कर लेते हैं, उसको रिवाइज करिएगा, फिर अगले दिन हम अगला पूरा करेंगे, ठीक है। आइए, साइट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडांगर्ड स्पीसीज, ठीक है। चलिए, साइट्स जो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडांगर्ड स्पीसीज इन द वाइल्ड, फ्लोरा और फौना के लिए। किसके लिए? फ्लोरा फौना मतलब, है ना, जीव और वनस्पतियों के लिए, ठीक है। इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये भी क्या है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में। इसको हम लोग वॉशिंगटन कन्वेंशन के भी नाम से जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग वॉशिंगटन कन्वेंशन के भी नाम से जानते हैं। इसका पर्पस क्या है? इट एम्स टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स को रक्षा करना, कंजर्व करना, है ना, डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, है ना, याद रखिएगा। साइट्स जो है ड्राफ्टेड किया गया रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963, है ना, एट अ मीटिंग्स ऑफ मेंबर, आईयूसीएन के मेंबर्स के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था 1963 में, द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा कन्वेंशन वाज फाइनली एग्रीड एट अ मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 80 कंट्रीज। 80 कंट्रीज के एग्री होने के बाद वाशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 3 मार्च 1973 को क्या हुआ? इसका मीटिंग हुआ और 1 जुलाई 1975 को साइट्स जो है फोर्स किया, एंटर किया, है ना, एंटर किया, फोर्स किया मतलब आया, ठीक है। इंडिया जो बिकेम पार्ट 1976 में, ध्यान दीजिएगा, 1973 में इसकी बात हुई, 75 में वर्ल्ड लेवल पर फोर्स में आया और 76 में इंडिया पार्ट हुआ, ठीक है। देयर आर 184 पार्टीज, 184 पार्टी हैं अभी इंडिया मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो इसके साथ हैं। साइट सेक्रेटरीट जो है वो यूनियन नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो लोकेटेड है जेनेवा और स्विट्जरलैंड में। कहां लोकेटेड है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए, कोप 70 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 70 वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में हुआ था 2016 में, ठीक है, और इंडिया होस्ट किया था कोप 3 को 1981 में। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पढ़ेंगे, उसमें सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 3 मार्च को। 2013 से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, वही था ना, ठीक है। चलो, तो ये रहा 5, आज 5 करते हैं, ठीक है। अगला जो है अगले क्लास में करेंगे, थोड़ा तबियत ठीक नहीं है तो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में पूरा इसको खत्म करेंगे, जितना भी देर हो जाए खत्म करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर बात हो तो कमेंट कर देना। ये वीडियो जो है आपका प्रीमियर पे है
तो लाइव तो नहीं है लेकिन प्रीमियम पे तुम लाइव देख रहे हो, ठीक है, टेंशन मत लो। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप इंफॉर्मेशन दे देना, मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।